जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय थल सेना के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको हम QRSAM के नाम से जानते हैं, इनके 3 रेजिमेंट की खरीद की मंजूरी दे दी गई है। यह प्रपोजल 30,000 करोड़ रुपए का था और इसके लिए जो डील है ये क्लियर कर दी गई है। यानी कि अब भारतीय थल सेना को जो QRSAM है, इसकी 3 रेजिमेंट्स मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर की रेंज को ऑफर करता है और ये एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज के गैप को फिल करने का काम करता है, जो कि हमें MRSAM और आकाश-SAM के बीच में देखने को मिलता है। इस सिस्टम ने अपनी जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है वो डे एंड नाइट ट्रायल्स के दौरान दिखाई थी और ये माना ही जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स ने परफॉर्म किया है, उसके बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत जल्दी जो QRSAM है इसको मंजूरी दे दी जाएगी। तो आज वही दिन है जहां पर इनकी टोटल 3 रेजिमेंट, जिसकी लागत 30,000 करोड़ रुपए है, इसको मंजूरी दी गई है और अब ये यथाशीघ्र भारतीय थल सेना को मिलने शुरू होंगे। आपको याद दिला दें कि भारत इस समय इसके अलावा इरैट्स प्रोग्राम को भी काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसको अब हम प्रोजेक्ट कुश के नाम से जानते हैं, जहां पर हमें क्रमशः S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जैसी कैपेबिलिटी देखने को मिलेंगी और वो 500 किलोमीटर तक की स्ट्राइक क्षमता के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं आगे चल के हमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अर्मेनिया को लेकर के। अर्मेनिया भारत के द्वारा बनाए गए जो वेपन सिस्टम है उनपे इतना ज्यादा इम्प्रेस है कि अब अर्मेनिया आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पिनाका MBRL के बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र मार्क 1 मिसाइल और इंडियन मेड सुखोई 30 AMKI जेट्स की मांग कर रहा है। इसके पीछे काफी सारे कारण बताए गए। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जहां पर कहा गया कि अजरबैजान पाकिस्तान से एडिशनल J-17 को खरीद रहा है और इसके चलते वो जो एयरक्राफ्ट हैं ये चाइनीज एसा रेडार और जो PL-15 मिसाइल हैं उनके साथ देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद अर्मेनिया में हलचल बढ़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है अर्मेनिया को इसका तोड़ ढूंढना था। तो अर्मेनिया ने भारत से रिक्वेस्ट करी है, जहां पर उन्होंने मेड इन इंडिया Su-30 AMKI जेट्स को मांग किया है। उनका कहना है कि ये हाईली कस्टमाइज्ड वेरिएंट है जो कि अपनी एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने जिस प्रकार से परफॉर्म किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसको अर्मेनिया ने क्लोजली मॉनिटर किया है। रिपोर्ट्स ये इंगित कर रही हैं कि अर्मेनिया ने इन एयरक्राफ्ट को विरूपाक्ष रेडार के साथ मांगा है। यानी कि अर्मेनिया ने कहा कि भारत सुपर सुखोई अपग्रेड के अंतर्गत जो विरूपाक्ष रेडार इसमें इंटीग्रेट कर रहा है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है, तो उनके साथ इन एयरक्राफ्ट को अर्मेनिया को प्रदान किया जाए, ताकि अर्मेनिया जो पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है अजरबैजान के अगेंस्ट, उसको फिल कर सके। इसके अलावा उन्होंने ये भारत के जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी मांग भी करी है और जो मौजूदा सुखोई 30 SM फाइटर्स हैं अर्मेनिया के, उनको अपग्रेड करने में भारत से मदद भी मांगी है। वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर भारत मदद को आगे आया तो अजरबैजान के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर Su-30 SM फाइटर जेट्स को ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल मिल गई तो अजरबैजान के मल्टीपल एयर बेसेस को अर्मेनिया जो है बिना बॉर्डर क्रॉस किए ही तबाह कर देगा। और ये चीज़ अजरबैजान को भी पता है और अजरबैजान ने काफ़ी इसमें ज़्यादा पैनिक भी दिखाया है। अजरबैजान ने कई बार सामने आकर के जो इंडियन मेड डिफेंस सिस्टम में खुन्नस में आकर उनको क्रिटिसाइज किया है, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स ने अपना काम किया है, उसके बाद से अजरबैजान भी खतरे में है कि कहीं भारत ये डील अर्मेनिया को क्लियर न कर दे। लेकिन आपको बता दें कि अभी इसमें भारत सरकार ने कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये भी नहीं कह सकते कि डील को कब तक फाइनलाइज किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें मंजूरी में रखी जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं, हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा अगर भारत अर्मेनिया को अपने ये जो एडवांस वेपनरी है इनके एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दे और अर्मेनिया की मदद करते भारत सरकार दिखाई पड़ जाए, जो कि इस समय सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान ओपनली अजरबैजान को सपोर्ट करता है, तो भारत को भी अर्मेनिया का समर्थन करना चाहिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक और बड़े माइलस्टोन पर काम करना शुरू कर दिया है। आप सबने हाल ही में रिपोर्ट में सुन ही लिया होगा कि पाकिस्तान की सरकार ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाने के लिए चाइना ने जो तकरीबन 40 J-35A फाइटर जेट्स हैं, इन्हें पाकिस्तान को ऑफर किया है। लेकिन अब इन जेट्स को काउंटर करने के लिए भारत ने ऑलरेडी अपना जो प्रोग्राम है उसको तेज किया है, जहां पर भारत इस समय नेत्र मार्क 1A एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विकसित कर रहा है, जिसको हम एवैक्स के नाम से जानते हैं। नेत्र मार्क 1A को लेकर एक नई डिटेल सामने आई है, जहां पर माना जा रहा है कि नेत्र मार्क 1A, जो कि नेत्र मार्क 1 का एक अपग्रेडेड इटरेशन है,
इसमें हमें स्वदेश निर्मित जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलेगी। जी हाँ, जो नेत्र मार्क 1A है इसमें कटिंग एज गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे और वो इस प्रकार फाइन ट्यून किए जाएंगे कि वो लो रेडार क्रॉस सेक्शन वाले जो टारगेट्स हैं जैसे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो गए उनको भी एक्सटेंडेड रेंजेस से देख पाएंगे। और ये अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय वायुसेना के पास एक क्लियर कट एज होगा स्टेल्थ फाइटर्स के अगेंस्ट। आपको याद दिला दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय वायुसेना के साथ कोलैबोरेशन में होकर के इस प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ा रही है और इस समय भारतीय वायुसेना के नीड के हिसाब से ये जो प्रोग्राम है ये आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने कंफर्म कर दिया है कि एक उचित संख्या में जो ये नेत्र मार्क 1 और मार्क 1A है इनको ऑपरेट किया जाएगा ताकि जो पाकिस्तानी थ्रेट्स हैं 5th जनरेशन इनको पूरी तरीके से बाईपास किया जा सके या न्यूट्रलाइज किया जा सके। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भारत के लिए जितने इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट फोर्स मल्टीप्लायर्स भी हैं और हम बिना फोर्स मल्टीप्लायर के कॉम्बैट को आज के समय में इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि भारत के जितने भी एसेट्स थे सब ने अपना अपना जो रोल है वो बखूबी निभाया है और नेत्र मार्क 1 के आने के बाद या मार्क 1A के आने के बाद जो डायरेक्शन है उसका पूरी तरीके से कायाकल्प हो जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डीआरडीओ की संघ संस्था जीटीआरई ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है जो कि जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के है, जहां पर उन्होंने जेट इंजन की कंप्लीट टाइमलाइन हमारे सामने रख दी है और बताया है कि कैसे ये प्रोग्राम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। जी हाँ, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि 2025 के अंत से पहले जो फॉरेन ओईएम है इनके साथ 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास वाले इंजन की डील को फाइनलाइज किया जाएगा और इसके लिए जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन है वो निम्न प्रकार से बताई गई है। पहले बात करते हैं कोर रोल आउट और ग्राउंड टेस्टिंग की। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कोर रोल आउट और जो ग्राउंड टेस्टिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 4 वर्ष के अंतर्गत हो जाएगा, जहां पर 2029 के अंत से पहले ही जो कोर का रोल आउट है वो किया जाएगा और एक फुल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर सामने रखा जाएगा जो कि आफ्टर बर्नर के साथ होगा और इस दौरान जो ग्राउंड टेस्टिंग प्रोसेस है इसकी शुरुआत करी जाएगी। उसके बाद एयरबॉर्न टेस्टिंग होगी जो कि तकरीबन एडिशनल 3 वर्ष लेगी, यानी कि 2029 में अगर 3 वर्ष ऐड कर दें तो तकरीबन 2032 तक जो एयरबॉर्न टेस्टिंग है ये इन इंजन के साथ की जाएगी, जहां पर फ्लाइंग टेस्ट बेड की सहायता से इंजन को उड़ान भरवाया जाएगा और देखा जाएगा कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। और अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चला तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। दरअसल ये इंजन रिगरस टेस्टिंग से गुजरने वाले हैं जहां पर रियल वर्ल्ड कंडीशन में इनकी रिलायबिलिटी और सेफ्टी को टेस्ट किया जाएगा और ये एमका के साथ उड़ान भरने वाले हैं। इसके बाद जो एमका में इंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिलेगा और सर्टिफिकेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। एक बार जब फ्लाइंग टेस्ट बेड के साथ जो एयरबॉर्न टेस्टिंग है पूरी कर ली जाएगी तो फिर इन इंजन्स को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके साथ उड़ान भरी जाएगी और फिर इंजन सर्टिफिकेशन प्रोसेस के तरफ पहुंचेंगे और इनको मंजूरी दी जाएगी और इस प्रकार इनका जो फुल स्केल प्रोडक्शन है ये 2034 से 35 तक शुरू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको याद दिला दें कि क्लियर तो यहाँ पर ये दावा तो ये किया जा रहा है कि इंटीग्रेशन जो है ये तकरीबन मान के लीजिए 34 तक हो जाएगा और उसके बाद प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी जाएगी और ये वही टाइमलाइन है जब एमका को प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।